आज डेट है 16 जून, 16 जून 2026। से बेटा आज का जो हमारा काम है ना, आज हम बेसिकली एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। जो तूने क्वेश्चन मुझे भेजे थे वो भी करा दूंगा मैं। ठीक है, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है बेटा, पहले इस बात को समझो। इसको पहले समझने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो ये हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ है, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसकी। देखो बेटा, व्हाट इज एम्पियर सर्कुटल लॉ? एम्पियर सर्कुटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed circuit is equal to mu naught times the total current threading or passing through this closed circuit। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो, इसका मतलब ये ऐसे है जी, बताता हूं मैं। मान लो तुम्हारे पास इस तरह से एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है। हाँ, ये रहा। मान लो सिया जी, आपके पास एक वायर है इस तरह से। ठीक है, वायर है, ये आपकी वायर है, और इस वायर में मान लो करंट जा रहा है आई। आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में। ठीक है, तो आपको पता है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास इस तरह से होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके इधर से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा। ठीक है, इधर से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा डीएल। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो एलिमेंट है ये करंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि करंट एलिमेंट वायर पे होता है। ये एलिमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं। सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं। इस चीज को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट। मतलब लाइन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं साथ में। दिस इज, ये जो चीज आपने लिखी है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसका मतलब है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो ये जो इंटीग्रेशन लिखी है, इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका ये मतलब। ठीक है, कहता है ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये किसके इक्वल होगा? ये म्यू नॉट टाइम्स उस करंट के इक्वल होगा जो उस मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है। अब मैंने ये नहीं कहा कि म्यू नॉट टाइम्स करंट को होगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि म्यू नॉट टाइम्स उस करंट को होगा जो इसको बना रहा है। फर्क है इसमें, क्या फर्क है थोड़ा सा आपको पता लगेगा। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स दैट करंट विच इज थ्रेडिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सर्किट। थ्रेडिंग का मतलब बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड को बना रहा है उस सर्किट में से पास करके। ठीक है, अब ये करंट जा रहा है, इस करंट को आई ले लिया, म्यू नॉट टाइम्स आई। अब इसको, इसका थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। इसका प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? बी डॉट डीएल है। अच्छा, अगर डायग्राम में देखो आप,
तो ये मैंने जो वायर ली है, ये मैंने इन्फानाइट वायर ली है बेसिकली। और जो ये रेडियस है इस सर्कुलर लूप का, वो आर रेडियस ले लिया मैंने, आर रेडियस ले लिया है सर्कुलर लूप का। तो इन्फानाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होता है, याद कर लिया? मैग्नेटिक फील्ड सारे इन्फानाइट वायर के कारण कितना होता है? देखना नहीं है, फटाफट निकलना चाहिए पेट से। म्यू नॉट आई, न्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय A। टू आई बाई आर, टू आई बाई आर इन्फानाइट वायर जो है। तो हमारे पास यहां से बी डॉट डीएल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अच्छा, दूसरी बात और देखो यहाँ पे, कि अगर आप इस पे देखो तो बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो बन रहा है। जिधर को डीएल है उसी तरफ बी है, दोनों के बीच में एंगल जीरो बन रहा है। तो अगर इसको लिखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे बी डीएल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है। अच्छा, बी क्योंकि कांस्टेंट है, ओवर द क्लोज्ड लूप कांस्टेंट रह रहा है ये। बी इंटू डीएल की वैल्यू हमारे पास 2 पाई आर है, क्योंकि अगर आप सारे डीएल को ऐड करोगे तो सरकमफ्रेंस आ जाएगी सर्कल की। सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने बताया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I बाय आर इंटू 2 पाई आर। तो देखो सिया, टू टू 4 पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो म्यू नॉट टाइम्स करंट आ गया। तो आपने प्रूव कर दिया इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू बेटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट आ रही है आपके पास यहाँ। ठीक है, अंडरस्टूड? ये आपने प्रूव कर दिया यहाँ। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब हम करने जा रहे हैं, देखो सिया, जैसे आपने ना फर्स्ट चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें पहले कौन आया? उसमें पहले आया कूलम। कूलम ने क्या किया? कूलम ने अपने लॉ से बहुत सारी कैलकुलेशन की, हमने बहुत सारी डेरिवेशंस की कूलम को यूज करके। इन्फानाइट वायर की डेरिवेशन हमने करी, काफी लंबी डेरिवेशन थी। और भी हमने क्वेश्चंस किए, सर्कुलर रिंग हो गया, हाफ रिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब उसमें जब हम एम्पियर, सॉरी, अपना कूलम लॉ लगाते हैं ना, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी आती है, इंटीग्रेशन काफी ज्यादा स्टेप्स होते हैं। तो उसको इजी बनाने के लिए कौन आया? गॉस आया। गॉस ने गॉस ने सारी कैलकुलेशन जो थी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कैलकुलेशन को बिल्कुल छोटे 3 4 स्टेप्स में चेंज कर दिया। इसी तरह क्या हुआ, अब हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, हम क्या पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में? हम पढ़ रहे थे बायोट एंड सेवर्ट लॉ। उससे हमने इन्फानाइट वायर का न्यूमेरिकल किया, या फिर हम और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं हम रिंग कैलकुलेट किया, रिंग की एक्सिस पे कैलकुलेट किया। तो वो उसमें एक बहुत लंबी डेरिवेशंस थी। तो उसको इजी बनाने के लिए ये एम्पियर आया, एम्पियर सर्कुलर लॉ आया। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पहले पढ़ाया गया, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। बाद में इनको मर्ज करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे फिर उसके बाद। ठीक है, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो अभी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे आप थोड़ी देर में। ठीक है ना? तो ये भी बातें पता होनी चाहिए आपको, कि प्रोसेस कैसे है, सिलेबस कैसे चल रहा है बेसिकली। चलो आगे चलते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ की। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में अब क्या करेंगे? एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके इन्फानाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं हम, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फानाइट वायर। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे? जो अभी आपने फॉर्मूला बताया, वही फॉर्मूला हमें अब प्रूव कर रहे हैं यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो ये हमारे पास इन्फानाइट वायर है,
इसमें से आई करंट जा रहा है, रेडियस क्या है हमारा, आर है, और यहाँ पे जो डीएल एलिमेंट है और जो बी है वो दोनों इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो अब अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से करना है तो पहले एम्पियर सर्किटल लॉ से स्टार्ट करेंगे हम। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमें दिया हुआ है, बहुत इजी है। बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीएल कॉस जीरो वन होता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी इंटू डीएल की वैल्यू 2 पाई आर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 2 पाई आई बाय आर। तो हम इसको चेंज कर देंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 आई बाय आर। ठीक है, उसका उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है उसका, मतलब वो हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था और एम्पियर सर्कुलर लॉ प्रूव किया, यहां से एम्पियर सर्कुलर लॉ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, अब आ गया हमारे पास सेकंड, सॉलिनॉइड। ठीक है, अब सॉलिनॉइड क्या होता है, सॉलिनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये सारे, इसको इंडक्टर भी बोल देते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है, सॉलिनॉइड इधर से बाहर है और ये अंदर है, ये बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। समझ आ रहा है कौन सी वायर बाहर है, कौन सी वायर अंदर है, और इसमें क्या पास हो रहा है, इसमें से करंट पास हो रहा है। ये सर्कल है मतलब बेसिकली, चाहे मैंने थोड़ा सा इसको तिखा सा बना दिया एक तरफ से, बेसिकली ये पूरा सर्कुलर है, इस तरह से सर्कुलर है पूरा। और इसमें से क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, आई करंट पास हो रहा है, इसमें से आई करंट हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहां से देखो, अगर सर्कल इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, अगर उंगलियां घुमाओगे आप इस तरह से तो थंब इधर जा रहा है, कहने का मतलब इस तरह थंब जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह बनेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल अगर थोड़ा इलेबोरेट करके बताऊं तो यहाँ पे इसके कारण ऐसे होगा, इसके कारण ऐसे होगा, इसके कारण ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। और अगर और डीपली थोड़ा पता देखें हम, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से जाके ऐसे करके इधर कंप्लीट करता है मैग्नेट, सॉलिनॉइड के कारण। टेंथ में भी हम डायग्राम्स बनाते होते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण जिधर से बाहर निकलते हैं और नॉर्थ पोल है, जिधर एंटर कर रहे हैं वो कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, ये इस तरह है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो नॉर्मल मैग्नेट है हमारी बार मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में ना जनरली जो डिफरेंस बच्चे बताते हैं, उनमें एक ऐसा डिफरेंस है जो अच्छा डिफरेंस है, जो भी आप बता सकते हो साथ में। सब बच्चे क्या क्या बातें करते हैं, अगर इसमें से हम करंट पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और परमानेंट मैग्नेट में करंट पास करने की जरूरत नहीं है, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज नहीं कर सकते आप, इसका चेंज कर सकते हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना सकते हो, साउथ नॉर्थ बना सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट के, परमानेंट मैग्नेट के पोल। एक ऐसा डिफरेंस और है, वो डिफरेंस ये है कि परमानेंट मैग्नेट के पोल्स है ना जो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और सेंटर में कम होता है। ठीक है, और जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में क्या चक्कर है, बार मैग्नेट में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है ना, सॉरी सॉलिनॉइड में अगर सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी है तो कॉर्नर्स पे उसका आधा रह जाता है। इसके सेंटर में ज्यादा होता है, कॉर्नर्स पे कम, मतलब जहां पोल्स हैं वहां कम होता है और सेंटर में ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी बात कर रहा हूं, और जो बार मैग्नेट है उसमें क्या होता है, पोल्स पे ज्यादा सेंटर में कम। ठीक है, ये भी फर्क पता होना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ये तो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं
ये 10th का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान ध्यान से आपने याद भी रखना है। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बीच में नहीं डाल रहा। तो अब देखो से इसको करना कैसे है, इसको बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से इसको पहले सॉल्व करना है। हम ये कहेंगे लेट एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ओके। इसका क्या मतलब, मान लो आपके पास ये लेंथ एल है, इतनी लेंथ एल है, ये तो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, जितना लंबा होता जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बीच में स्ट्रेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब जितना लंबा होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर सेंटर में, उतना सॉलिनॉइड जितना लंबा होता जाएगा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी हमें। ठीक है। अगर मैं आपको ये पूछूंगा ना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोलूंगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे क्रिएट करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सॉलिनॉइड के सेंटर में चले जाओ, वहां मैग्नेटिक फील्ड आपको कांस्टेंट मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना यूनिफॉर्म, उस तरह का। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सोर्स होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट जो है, जो टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स हैं, वो सोर्स है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या सोर्स है, सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। आगे बात करते हैं। अब यहां पे हो क्या रहा है ऐसे, थोड़ा सा देखो कि मैंने ये मान लिया लेट एल बी लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। एल मैंने लेंथ मान ली सॉलिनॉइड की, और एन क्या मान लिया, स्मॉल एन क्या मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब स्मॉल एन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले ली मैंने, ये मतलब है इसका। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई इस लेंथ एल में, एन इंटू एल। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन इंटू एल इज टोटल नंबर ऑफ टर्न। देयरफॉर अगर इतनी टर्न्स हैं तो उतनी बार करंट थ्रेड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, उतनी बार घूम रहा है, उतनी बार बीच में से पास करके जा रहा है। देयरफॉर अगर आपको पूछें करंट थ्रेडिंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड को थ्रेड कर रहा है, अब एक टर्न में से वो आई आई करंट निकल रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज पासिंग, एन एल आई। ये बात बहुत समझने वाली है। जो एम्पियर ने करंट बताया है ना, ठीक है, कितना कौन सा करंट लेना है वहां पे, उसने करंट थ्रेडिंग कहा है, तो करंट थ्रेडिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज एन एल आई। ठीक है, समझ आ गई बात। दिस इज द करंट विच, ये मेन चीज है जो पहले निकाल के रख लो आप, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया सिया, यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से एक एरिया ले लेते हैं। एक मिनट, गलत ले लिया मैंने। ठीक है, एक मिनट। हाँ हाँ, ऐसे ना मैं एक इस तरह से ब्लॉक ले लेता हूँ, ऐसे स्क्वायर ब्लॉक ले लिया मैंने। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा, जो मेरा ये स्क्वायर ब्लॉक है ना, ये मैं एल लेंथ ले लेता हूँ, मतलब बेसिकली यही लेंथ एल है। मतलब इतना मेरा सोलेनोइड है, मैं ये है तो बहुत लंबा, पर मेरी जो कंसिडरेशन है, जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरी इतनी लेंथ में स्टडी कर रहा हूँ। अब इस सोलेनोइड के ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मेरे पास बन रहे हैं यहाँ पे, इसमें मैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। देखो, अगर मैं पी से क्यू जाऊं, क्यू से आर जाऊं और आर से एस जाऊं, मतलब पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी जा रहा हूं। अगर मैं पी से क्यू जाऊं, इस तरफ जाऊं, तो अगर मैं देखूं मेरी जो लेंथ है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी, वो पैरेलल है। पी से क्यू जाते हुए मेरी जो लेंथ है, जो मैं डीएल एलिमेंट लूंगा इसके ऊपर, और जो अगर मैं यहां पे छोटा सा एलिमेंट लेता हूं डीएल, तो डीएल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अगर मैं क्यू टू आर जाऊं,
मैग्नेटिक फील्ड के साथ देखूं इसको, तो मेरा एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं, R2S, R2S क्या है सिया, जितना लंबा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, उतनी लाइनें दूर से होके आएंगी, जितना ये लंबा होगा उतनी लाइनें ऐसे करके आएंगी इधर, उतना लंबा चक्कर निकाल के आएंगे। इसका मतलब जो बिल्कुल क्लोज टू द सोलेनाइड है, जस्ट बाहर, सोलेनाइड के बाहर अगर आप आओ तो वहां आपको कोई लाइन नहीं मिलेगी, जस्ट आउटसाइड द सोलेनाइड। और हमारा R2S जस्ट आउटसाइड द सोलेनाइड है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा जीरो है, बेसिकली यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा नहीं। समझ आ गया आपको क्या कह रहा था मैं? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। और अगर हम S2P जाएं, S2P जा रहे हैं अगर हम, तो हम ऊपर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये भी हमारा जीरो हो गया। ठीक है ना? cos 90 अगर कैलकुलेट करें तो जीरो आ जाएगा। तो क्यों कर रहा हूं मैं cos 90 या cos, वो मैं बात डिस्कस करता हूं, जस्ट वेट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना डायग्राम में नीचे लेके जा रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि हमारी स्क्रीन नीचे चली जाएगी इसलिए मैं ये डायग्राम नीचे ले चलता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लो जी, अब समझो बात को थोड़ा सा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ? एम्पियर सर्कुलर लॉ इस पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। हम्म तो क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। ठीक है जी, जो करंट थ्रेड कर रहा है। अब बी डॉट डी एल, क्योंकि मैं ये लूप ले रहा हूं PQRS, तो मुझे यहां पे इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, चार हिस्सों में मुझे इसको खोलना पड़ेगा PQRS को। ये चारों बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग ले रहे हैं, और करंट थ्रेडिंग को आई डैश ले लेते हैं हम, ये जो करंट हमने यहाँ पे लिया है इसको क्या ले लेते हैं हम, आई डैश ले लेते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास अब क्या बनेगा इसका आंसर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी डॉट डी एल, पहले हम जाएंगे फ्रॉम P to Q, फिर जाएंगे हम Q to R, फिर जाएंगे R to S, फिर जाएंगे S to P। ठीक है जी। तो अब कौन कौन जीरो हो रहा है देखो, R to P, Q to R जीरो हो रहा है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। R to S भी जीरो हो रहा है क्योंकि B जीरो है। और बी डॉट डी एल, ये वाली वैल्यू P to S, S to P भी जीरो हो रही है क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है, cos 90 जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट है ना बीच में, डॉट प्रोडक्ट होने के कारण जीरो हो रहा है। तो हमारे पास हमें बच गया P to Q, बी डॉट डी एल बच गया, बाकी सब खत्म। इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग की वैल्यू क्या है, NLI। जो हमारे पास ये करंट थ्रेडिंग की वैल्यू है ये कितनी है, NLI बन रही है। तो करंट थ्रेडिंग की वैल्यू हम ले लेते हैं, एक मिनट। आज थोड़ा लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों, शायद इंटरनेट स्लो है या लैपटॉप स्लो है, कुछ हो रहा है। ये रहा, आई डैश की वैल्यू NLI बन रही, तो NLI ले लिया हमने। तो चलो अब फिर से बात करते हैं, बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है जब हम P to Q जा रहे हैं, जब हम P to Q जा रहे हैं तो बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है ना? तो बी बाहर आ गया, डीएल फ्रॉम P to Q, यहाँ क्लोज नहीं है, फ्रॉम P to Q है, म्यू नॉट NLI। और अगर P से Q हम इंटीग्रेशन करते हैं तो P और P से Q की वैल्यू हमने L ली थी, याद है? P to Q जो लंबाई है इसकी वो L ली है। सो P to Q हम इंटीग्रेशन DL करेंगे तो L आ जाएगी, तो वो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आज तो सच में ना बहुत ही लैग कर रहा है, मूवमेंट ही नहीं हो रही। तो हमारे पास यहाँ आ गया B into L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, कट गया, सॉरी L से L कट जाएगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई। देखो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ओके। तो ये याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सी, ड्यू टू किसके कारण किया है, सोलेनॉइड के कारण। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स के, ये बहुत ज्यादा बार आएगा, आपको पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के सेंटर में कितना होता है। अब सोलेनॉइड तो एक ही बार बोला जाता है, इसके बाद इसको इसको बोला जाएगा इंडक्टर। इंडक्टर के सेंटर में बताओ। ठीक है, इंडक्टर बोलते हैं इसको। अभी थोड़े दिनों में हम इंडक्टर ही बोलने लग जाएंगे इसको, तो क्यों बोलेंगे वो बाद की बात है। अब एक, ऐसा एक हम मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सिस्टम के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, या ऐसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल जिसके पोल्स ही नहीं है। अ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ मैग्नेट विच हैज नो पोल्स। तो वो क्या है, वो ये है, बताता हूं, एक मिनट। इसको बोलते हैं, ये लो जी, क्या बोलते हैं इसको, टोरॉइडल सोलिनॉइड। वो क्या होता है, अब तेरे पास एक सोलिनॉइड था ना ऐसे, उसको ऐसे घुमा के सर्कुलर कर दे, तो वो सोलिनॉइड कैसा बन जाएगा, वो ऐसा ऐसा बन जाएगा, देख ऐसे ऐसा बन जाएगा, देख इधर से ऐसे। मैंने तभी पहले सर्कल बना लिया ताकि सर्कल के आसपास मैं इसको घुमाता रहूं। ठीक है जी, इधर से करंट गया ऐसे घूम घूम के, घूम घूम के ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, करंट घूम रहा है ये। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो इसके अंदर अंदर रहेगा, ऐसे ऐसे अंदर अंदर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये अंदर जो मैंने एरो बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो है, और जो करंट जा रहा है वो इसमें करंट जा रहा है, हमारा वायर में इस तरह से करंट घूमता हुआ जा रहा है। ठीक है। अब एक चीज और, सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो, क्योंकि सोलिनॉइड के तो इतने इतने पोर्शन में अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब एक तरफ, अब जो सोलिनॉइड होता है उसमें जिधर से लाइनें निकल रही हैं वो नॉर्थ है, और जिधर लाइनें एंटर कर रही हैं वो साउथ है। अब तुमने क्या किया, सोलिनॉइड को घुमा के जोड़ दिया, नॉर्थ और साउथ को जोड़ दिया, नॉर्थ और साउथ को जोड़ जोड़ के ये इकट्ठा हो गया यहाँ पे। अब ये लाइनें ऐसे जा रही, अब अभी लाइनें कहीं से निकल ही नहीं रही बाहर। तो नॉर्थ पोल कहाँ है, इसका है ही नहीं नॉर्थ पोल। साउथ कहाँ है, खोलोगे तभी बनेगा नॉर्थ साउथ पोल, तुमने तो जोड़ दिए ये सारे, तो ये इस तरह बोल देते हैं इसका, ये ऐसा सोलेनॉइड है जिसका, जिसके पोल्स ही नहीं है। ओके जी। ठीक है सिया। देन कम्स योर, कि इसको, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करना है, तो बड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें हम कहेंगे सबसे पहले बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। ठीक है, करंट थ्रेडिंग निकाल लेते हैं, 2 मिनट निकालते हैं। पहले बी डॉट, बी और डीएल, अब ये डीएल है तेरा, ये डीएल है, और इसी के साथ इसी में तेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ जा रहा है, साथ ही जा रहा है ना, बी और डीएल के बीच में एंगल तो हमेशा जीरो ही मिलता है हमें। बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग, और मान लो सोलिनॉइड का जो रेडियस है वो आर है, तो जो अंदर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस भी आर होगा। तो डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर मिलेगा हमें, म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग। ठीक है, अभी यहां रुक जाते हैं। अब हम कहते हैं लेट एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कितनी लंबाई है ये जिसमें ये सारी एन लेंथ घूमी हुई है, ये जो लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, ये 2 पाई आर है लंबाई। देयर फोर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो गई, 2 पाई आर को एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 पाई आर टोटल लंबाई है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देयर फोर करंट थ्रेडिंग
2πr × n, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गई। एक टर्न में से आई करंट निकल रहा है, तो 2πr × 2πr n i हमारे पास करंट थ्रेडिंग की वैल्यू आ गई। तो अब B × 2πr = μ0 × 2πr × n × i। तो 2πr से 2πr कट गया, बी की वैल्यू आ गई μ0 n i। देखो उतना ही आया मैग्नेटिक फील्ड जितना पहले था। ठीक है, सेम आया मैग्नेटिक फील्ड। पता लग गया? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, इसकी बात भी करते हैं और नीचे सोलेनोइड, दोनों सोलेनोइड्स की बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? करंट पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। अब ये बड़ी समझने वाली बात है, मीडियम का क्या मतलब है? जो आपका सोलेनॉइड है ना सिया, इसमें ना हम अगर ऐसी सब्सटेंस भर दें, जो सोलेनॉइड के अंदर ऐसी सब्सटेंस भर दें जो है फेरोमैग्नेटिक। कौन सी? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर भर दें, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसी सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देती है। ठीक है, और अगर पैरा डाल दें तो वो भी थोड़ी बढ़ाती है पैरा। अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दें, अभी थोड़े दिनों में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, तो वहां पे ये तीनों मटेरियल्स आएंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को ना अगर कहीं रख दें हम, अभी यही समझ, वहां मैग्नेटिक फील्ड कम कर देगा। वो कैसे करेगा, विल डिस्कस इट। जैसे तीन तरह के बच्चे हो गए एक क्लास में। बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उन्हें तंग करना है, पढ़ने नहीं देना। एक बच्चे ऐसे हैं कुछ नहीं कहना उन्होंने, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना हाँ ना बोल देंगे। एक बच्चे ऐसे हैं जो खुद भी पढ़ के आते हैं क्लास में, टीचर पढ़ा रहा हो अपना भी बताएंगे, सर हम ये पढ़ के आए हैं, सर ये देखो ये भी ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता। वो क्लास के एटमॉस्फेयर ही चेंज कर देते हैं बच्चे, है ना। तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं हमारे पास। एक डाया जो खराब है, खराब मतलब अपोज करते हैं। एक पैरा जो नॉर्मल है बेचारे ठीक ठाक। एक है फेरो, फेरो बढ़ा देते हैं मैग्नेट। लोहा, आयरन अगर डालोगे तो और भी हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पर चलो अभी तो मीडियम का मतलब ये है कि अगर आप अंदर चेंज करोगे मीडियम को, सॉलिनॉइड के अंदर के मीडियम को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। ठीक है, ये भी बताओ ना। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात बड़ी समझनी जरूरी है। एक हमारे पास सॉलिनॉइड है, उसकी लेंथ है 200 मीटर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं 1000। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो गई हमारे पास? 200 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, एक सॉलिनॉइड है उसकी लेंथ तो 200 ही है, चलो लेंथ 300 ले लो। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 10,000 है। अब लेंथ तो ज्यादा है, ठीक है ना, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कम हो, मतलब बढ़ जाएगी, एक तरह से बढ़ गई है, देखो यहाँ पे, है ना। लेंथ अगर कम भी कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैलकुलेट करके देख ले। 200 कितना 909 के करीब, 90 के करीब आ रहा है, 90 के करीब आ रहा है, कितना आ रहा है? दो जीरो से दो जीरो कट गया, 3 से कटेगी 100 को 30 के करीब, है ना, 33 के आसपास आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दोनों कंसीडर करने हैं, लंबाई भी देखनी है डिवाइड करके। ओके, यहाँ तो चलो सही लग रहा है, पर कई जगह ये फैक्टर जो हैं वो ध्यान में रखने वाले हैं। ओके, तो ये हमने आज एम्पियर सर्कुलर लॉ किया है। ओके, कल हम लोग क्या करेंगे? कल बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूमेरिकल है, मतलब वो उसको न्यूमेरिकल भी बोल सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, काफी चीजें हैं उसमें। हम ये पढ़ेंगे कल कि हमारे पास ना एक इस तरह से थिक वायर है। हमने अभी तक नहीं पढ़ा ये कभी, हमारे पास हमेशा वायर थिन होती है आज तक। थिक वायर है यहाँ पे, थिक वायर में करंट जा रहा है, आई ऐसे मोटी वायर में से जा रहा है करंट। हम हमेशा ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर क्या होता है? जीरो होता है हमेशा, पढ़ा है ना हमने ये।
यहां पे हम थिक वायर के सरफेस पे इनसाइड आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये कल करेंगे, आज नहीं। ये कल पढ़ाऊंगा। देखते हैं जीरो आता है क्या आता है, कैसे आता है, ये कल डिस्कस करेंगे। और जैसे वो जैसे स्फीयर नहीं करा था, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके इनसाइड द वायर, ऑन द वायर, आउटसाइड द, देखा कितना मैच कराया है। इसीलिए मैच करवाते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें सही सही पड़ जाएं, पर फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं है। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।